तो भाई सुनो, एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में एक जंगली स्पाइडर अचानक प्रकट हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और भाई साहब उसने एक सिक्का नीचे गिराया और वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। उसी रात मेरे ड्रीम में एक छोटी सी बैंगनी रंग की स्पाइडर आई जो दिखने में बेहद मासूम और दयनीय लग रही थी। वो बोली, हेलो, ये लो पैसे, प्लीज मेरा बुना हुआ जाला मत तोड़ा करो। और क्या तुम मेरे को टच करना चाहते हो? मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पता है कि इंसानों के घर में रहने के लिए रेंट देना पड़ता है। मैं पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करूंगी और अपना रेंट चुकाऊंगी। उस छोटी सी स्पाइडर ने बस अपनी थोड़ी सी आंखें दिखाईं। मैंने अपना सिर नीचे झुकाकर उसे घूरना शुरू किया और काफी देर बाद मेरे मुंह से निकला, अरे रुको, तुम कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो। चलो कहानी को कुछ दिन पहले ले चलते हैं। ये दूसरी बार था जब मेरे डेस्क पर कोई सिक्का प्रकट हुआ था। और भाई, उससे पिछले दिन मेरा एकदम बिखरा हुआ डेस्क बड़े करीने से साफ किया गया था, पर इस बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एक स्पाइडर मेरी तरफ पीठ किए बड़ी मुश्किल से एक सिक्का घसीट रही थी। वो वहीं जम गई और फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। मुझे देखकर उसकी आंखों में साफ अविश्वास और हैरानी दिख रही थी। थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद वो छोटी सी स्पाइडर बुरी तरह डर गई और उसने अपनी 8 टांगें फैला ली। किसी छोटे बिल्ली के बच्चे के बालों जैसी मखमली और फ्लफी थी वो। उसने तुरंत सिक्का नीचे गिराया और आधा मीटर लंबी छलांग मारकर भाग गई। भाई साहब, पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मैं चुपचाप कमरे से बाहर गया और फिर वापस अंदर आया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कल रात सोने से पहले मैंने ही अपना डेस्क साफ किया हो और बस मुझे याद ना हो। एकदम नॉर्मल चेहरा बनाकर मैंने खुद को दिलासा दिया और उस एक्स्ट्रा सिक्के को ऐसे इग्नोर किया जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। फिर अपना बैग उठाया और सीधे काम के लिए भागा। भाई, ऐसा नहीं था कि मैं डर गया था, पर अगर मैं टाइम पर नहीं निकलता तो मेरी अटेंडेंस खराब हो जाती। उस शाम जब मैं दिन भर के काम के बाद घर लौटा तो एकदम थक कर चूर हो चुका था। मैं दिन के उस अजीबोगरीब हादसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था, पर फिर भी मैंने चकोतरे के पत्ते, एंजेलिका और आर्टेमिसिया जड़ी बूटियों वाले उबले हुए पानी से बढ़िया बाथ लिया। मैं काफी देर तक चमकते हुए सीलिंग को घूरता रहा और आखिरकार मैंने कंफर्म किया कि कोने की सारी धूल साफ की जा चुकी थी। तब मैंने खाली हवा में बात करते हुए कहा, चाहे तुम कोई स्पाइडर हो या कोई गोस्ट जो उसे कंट्रोल कर रहा है, फिर भी थैंक यू। छत का कोना एकदम साफ है, मुझे अच्छा लग रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे किसी जवाब की उम्मीद तो नहीं थी, पर तभी मुझे कोने से एक मच्छर जैसी बारीक आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं, मैंने मन ही मन सोचा कि भाई ये तो उम्मीद से ज्यादा तमीजदार निकली। उसी रात मुझे एक ड्रीम आया जिसमें वही मखमली और फ्लफी सी छोटी बैंगनी काली स्पाइडर एकदम नर्वस और असहज दिख रही थी। वो मुझसे पूरे 1 मीटर की दूरी बनाकर खड़ी थी, जैसे इस तरह बात करने के लिए माफी मांग रही हो। पर मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं था। वो छोटी सी स्पाइडर अपने 2 पैरों से अपना चेहरा छुपा रही थी और बड़े तरस खाने वाले अंदाज में मिन्नतें कर रही थी। हेलो, ये लो पैसे, प्लीज जो जाला मैंने बुना है उसे मत तोड़ा करो और मेरे बैक साइड को टच मत किया करो। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पता है कि किसी इंसान के घर में रहने के लिए रेंट देना पड़ता है। मैं पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करूंगी और अपना रेंट चुकाऊंगी। असल में उस छोटी सी स्पाइडर ने अपनी आंखें पूरी तरह नहीं दिखाई थीं। मैंने अपना सिर झुकाकर उसे घूरना शुरू किया और काफी देर बाद मेरे मुंह से निकला, अरे रुको, तुम जानी पहचानी सी लग रही हो। मेरा ध्यान अचानक उसके उस फ्लफी, ओवल और टाइट बैक साइड पर गया, जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो। मुझे अचानक याद आया, अरे तुम तो वही छोटी सी स्पाइडर हो ना जो बालकनी के कोने में झाला बुनती है, जिसकी आंखें इतनी तेज हैं। ये सुनते ही वो छोटी सी स्पाइडर एकदम सहम गई। उसे लगा जैसे उसे फिर से मसला या छुआ जाने वाला है और वो डर के मारे रोती हुई अपनी नाक बहाते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। वो छोटी बैंगनी स्पाइडर पूरे 1 हफ्ता पहले आई थी जब मैंने उसे पहली बार नोटिस किया था। वो अपने ताजा बुने हुए जाले को समेटने की पूरी कोशिश कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश होने पर कोई इंसान अपने कपड़े अंदर समेटता है। उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और मैं बस उसे एक थप्पड़ मारकर कुचलने ही वाला था। पर भाई सुनो, मैं कोई पर्वर्ट नहीं हूँ। मैं तो बस बालकनी में पौधों को पानी देने के बाद ऐसे ही खाली बैठा हुआ था और तभी मैंने उस फ्लफी सी छोटी स्पाइडर को कोने में झाला बुनते देखा। उसका बैक साइड सच में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था भाई। उसकी पीछे की 4 टांगें इतनी स्पीड से चल रही थीं जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें चला रही हो। घर में मिलने वाली ज्यादातर स्पाइडर्स एकदम इनऑफेंसिव होती हैं, मतलब बिल्कुल बेअसर। अगर वो जहरीली भी हों तो उनका पॉइजन इतना कमजोर होता है कि मुझे उनके काटने का कोई डर नहीं था। पर भाई, उस छोटी स्पाइडर का जो फ्लफी बैक साइड था ना, वो सच में काफी गोल मटोल और भारी था। मैंने अपनी उंगलियों की पोरों को देखा और खुद को उसे छूने से रोक नहीं पाया। और भाई, जैसे ही टच किया वो सच में थोड़ा भारी और एकदम सॉफ्ट था। मखमली टेक्सचर भाई साहब। वो सच में स्पाइडर्स की दुनिया की बिल्ली की बच्ची थी। अब वो छोटी स्पाइडर जिसके साथ शायद लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, एकदम कड़क हो गई और मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, जैसे देख रही हो कि मैं दोबारा ऐसा करूंगा क्या। मेरे मुंह से गाली
निकली भाई। मैं सोचने लगा कि क्या ये अभी अभी हिली। वो मखमली स्पाइडर अपने सारे पैर एक साथ मिलाकर चलने लगी और इस बेइज्जती को बर्दाश्त करते हुए चुपचाप वहां से दूर चली गई। पूरे एक हफ्ते तक हम दोनों बड़े आराम से शांति से रहे। कभी कभी मैं बस मजे मजे में, उत्सुकता में उसके जाले में उंगली कर देता था, यानी उसे छेद देता था, पर वो छोटी स्पाइडर गुस्सा नहीं होती थी। वो बस मेरे जाने का वेट करती और फिर चुपचाप अपना बैक साइड मटकाते हुए अपने जाले को रिपेयर करने में लग जाती। फिर एक दिन क्या हुआ भाई, उस छोटी स्पाइडर ने अपनी मासूम आंखें झपकाई और आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे मेरी उंगलियों पर पड़ी, जहां उसके अभी अभी बुने हुए जाले का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, जो अब पूरी तरह चीथड़े हो चुका था। मतलब मैं फिर से उंगली करके आ चुका था। मैंने थोड़ा शर्माते हुए झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, पर इस बार वो छोटी स्पाइडर भागी नहीं, बल्कि उल्टा वो पागलों की तरह अपना बैक साइड मेरी तरफ आगे करने लगी। उसने अपने छोटे छोटे पैर मेरी तरफ उठाए। मैं थोड़ा हिचकिचाया और सोचा, क्या तुम चाहती हो कि मैं, भाई क्या बात है, तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पर तभी वो स्पाइडर एकदम पैनिक हो गई। उसने तुरंत अपने पैरों से अपना बैक साइड ढका और पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो गई। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और बोला, अरे भाई, मैं कोई परवट नहीं हूँ। वो छोटी स्पाइडर जो आमतौर पर इतनी सीधी सादी रहती थी, वो दूर खड़ी होकर सुबकते हुए रोने लगी और मुझ पर आरोप लगाने लगी, मेरे पास मत आना, तुम मुझे टच भी करते हो और ऊपर से कहते हो कि तुम कोई परवर्ट नहीं हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया भाई। मैंने पूछा, अच्छा तुमने वार्न किया था? मेरी इस नासमझी से चिढ़कर वो छोटी स्पाइडर अपने कोने से बाहर आई और उसने दोबारा अपना पुराना वाला स्टेप रिपीट किया। तुम्हें पता भी है तुम क्या सोच रहे हो? वो मेरा अटैक पोस्चर था। पिछली बार मैं तुम्हें वार्न कर रही थी, जब भी किसी स्पाइडर को डर लगता है तो वो अपना बैक साइड ऊपर उठा लेती है ताकि वो आकार में थोड़ी बड़ी दिखे और दुश्मन को डरा सके। पर तुम तो भाई साहब बिना एक शब्द बोले सीधे आए और मुझे टच कर दिया और ऊपर से मेरा झाला भी तबाह कर दिया। अब तो मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। भाई साहब, यहाँ तो भारी मिस्टेक हो गई। मैं सोच रहा था कि वो छोटी स्पाइडर मुझे अपना पिछवाड़ा छूने के लिए आगे बढ़ा रही है, पर सीन तो कुछ और ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे माफी मांगू। तो मैंने एकदम दिल से उससे माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि अब से मैं उसके इस मेहनत से बुने हुए जाले में कभी छेद नहीं करूंगा। यहाँ तक कि मैंने उसे हर्जाना यानी कॉम्पेंसेशन देने का भी वादा किया। वो छोटी स्पाइडर रोते रोते हिचकियां लेने लगी और अपनी भारी आवाज में मुझसे पूछने लगी। सच में मैंने हाँ में हामी भरी और आगे कहा, अगली बार से मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक रैकेट से मच्छर पकड़ूंगा और उन्हें तुम्हारे जाले पर फेंक दूंगा। एकदम शाही दावत होगी तुम्हारी। ये सुनकर उस छोटी स्पाइडर ने अपनी नाक सिकोड़ी, अपने आंसू पोंछे और फिर मुझसे कहा कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और देखा जाए तो ये जेल काटना भी उतना मुश्किल नहीं है। वो बोली, तुम बिल्कुल भी उतने डरावने नहीं हो जितना जेड गार्डन के लोग कह रहे थे। तब मुझे समझ आया भाई कि इस छोटी स्पाइडर ने कोई कांड किया है और ये मेरे घर में हाउस अरेस्ट पर है, यानी काम करके अपनी सजा काट रही है। मैंने बस ऐसे ही कैजुअली उससे पूछ लिया, हालांकि मुझे सच में किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। पर तभी उस छोटी स्पाइडर ने शर्माते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और फुसफुसाते हुए बोली, मैंने अपने सौतेले बाप को काट लिया था। उसने मेरी माँ को धोखा दिया था और जब मेरा मोल्टिंग यानी कैंचुल बदलने का टाइम चल रहा था तो उसने मुझ पर हमला करने की यानी गलत हरकत करने की कोशिश की। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, पर गलती से वो मेरे हाथों मारा गया। तो एक स्पाइडर की गैर इरादतन हत्या यानी इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के जुर्म में मुझे इस घर में बंद कर दिया गया ताकि मैं यहाँ कड़ा श्रम यानी फोर्स्ड लेबर करूं और खुद को सुधार सकूं। भाई साहब, ये सुनते ही मेरा चेहरा एकदम से बदल गया। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान कुछ दिन पहले हुए अपने उस घटिया हादसे पर चला गया और अंदर ही अंदर अचानक गुस्सा उबलने लगा। मैंने सोचा कि ऐसे घटिया लोग सच में हर जगह भरे पड़े हैं। हमारी कहानियां कितनी मिलती जुलती हैं। उस औरत से जिससे मैं एक अरेंज्ड डेट पर सिर्फ 5 बार मिला था, उसने भी बिल्कुल तुम्हारे सौतेले बाप की तरह ही घटिया कांड किए थे। अगर मेरे बस में होता तो काश मैं भी तुम्हारी तरह ऐसा कोई एक्सीडेंट कर पाता। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा खींचते हुए अपने वो डार्क थॉट्स न चाहते हुए भी मुंह से निकाल दिए। मेरी ये बातें सुनकर वो छोटी स्पाइडर एकदम खामोश हो गई, एकदम चुपचाप। वो छोटी स्पाइडर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आई। उसने अपने पैर जोड़े और मेरी उंगलियों के पोरों को अपनी आगोश में ले लिया और फिर झटके से पीछे हट गई ताकि दूरी बनी रहे। भाई मैं तो एकदम सन्न रह गया। मैंने बड़े अजीब से तरीके से अपनी उस उंगली को मोड़ा जिसे उसने अभी अभी टच किया था। उस स्पाइडर का एहसास बड़ा सॉफ्ट था पर थोड़ा अजीब भी था। खैर, मैंने बात को घुमाते हुए उन खराब बातों को बंद किया और कहा, मुझे कुछ और बताओ। मैं सच में क्यूरियस हूँ कि तुम स्पाइडर्स की दुनिया में मेरे साथ एक कमरा शेयर करने को नर्क क्यों माना जाता है। मेरे बगल में बैठी उस छोटी सी स्पाइडर ने अपने 8 के 8 पैरों को एकदम परफेक्ट तालमेल के साथ फैलाया और फिर बड़े प्यारे अंदाज में बोली, जार्डन ऑफ जेड ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्हें पता चला कि तुम स्पाइडर से सख्त नफरत करते हो। और भाई, एक ऐसे इंसान के घर में रहना जो उनसे नफरत करता हो किसी भी स्पाइडर के लिए नर्क से बदतर है। यही मेरी सजा है। मुझे अचानक सब समझ आ गया। इसका मतलब जार्डन ऑफ जेड से भारी मिस्टेक हुई है। मैं स्पाइडर से नफरत नहीं करता। उस छोटी स्पाइडर ने अपना सिर हिलाया। मेरा ऐसा चेहरा देखकर उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने हिचकिचाते हुए
मेरी तरफ एक छोटा कदम बढ़ाया। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उसने मुझे बड़ी शंका और शक भरी नजरों से देखा और बोली, पर तुम इस बात का फायदा उठाकर मुझे थप्पड़ मारकर कुचल मत देना। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया और मेरी उंगली के पोर को टच किया। भाई साहब, वो फीलिंग बड़ी अजीब थी। उस स्पाइडर की हथेली का टेक्सचर चमड़े जैसा था, पर जब तक वो अपने नाखून बाहर नहीं निकालती वो एकदम सॉफ्ट लगती थी। मैंने नोटिस किया कि उसके बालों वाले पंजे आगे से दो हिस्सों में बंटे हुए थे। मैंने पूछा, तुम्हारे पैरों पर ये जो दो छोटे हुक्स हैं, क्या ये भी? भाई, वो छोटी स्पाइडर 1 सेकंड के अंदर एकदम लाल हो गई। उसके बाल फिर से खड़े हो गए। उसने अपनी गंभीर आवाज में खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खरोंचने से पहले बड़ी तमीज से वार्न कर रही हो। फिर अचानक एक हल्की सी रोशनी चमकी। उस छोटी स्पाइडर ने मुझे वो फ्लैशबैक दिखाया जो जॉर्डन ऑफ जेड ने मेरे बारे में तब नोटिस किया था जब मैं इस घर में शिफ्ट हुआ था। तब यहाँ का टॉयलेट काफी पुराना और खस्ता हाल था। जब मैं उसे रेनोवेट कर रहा था तब मेरी मुलाकात एक बड़ी सी स्पाइडर से हुई थी, जिसे सफेद पैरों वाली स्पाइडर कहते हैं। वो बेचारी डर के मारे कोने में दुबक कर बैठी रहती थी, एकदम शर्मीली सी। उसके 8 पैरों की हल्की सी मूवमेंट से भी निशान बन जाते थे। मैंने उसे लगातार कई दिनों तक देखा। फिर एक दिन मेरे दिमाग में सनक जागी और मैंने उसे डराने के लिए जमीन पर पैर पटकना शुरू कर दिया। पर भाई, रोज रोज के इस ड्रामे से धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। फिर एक दिन मैंने दोबारा वही हरकत की। जैसे ही मैंने पैर पटका, वो स्पाइडर बुरी तरह चौंक गई और बिजली की स्पीड से सीधे मेरी पैंट के ऊपर चढ़ने लगी। भाई, एक पल के सन्नाटे के बाद मेरे मुंह से ऐसी चीख निकली कि क्या बताऊं। अब तुम ही बताओ भाई, ऐसी सिचुएशन में किसकी नहीं फटेगी। उस छोटी स्पाइडर ने बड़े सीरियस होकर अपना सिर उठाया। देखा तुमने, यही है वो रिपोर्ट जो जॉर्डन ऑफ जेड के पास है। उनके टेस्ट के मुताबिक तुम्हारा स्पाइडर से नफरत करने का लेवल एकदम मैक्सिमम था। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये जगह मेरे लिए चुनी, ताकि मैं यहाँ अपनी सजा काट सकूं। वो आगे बोली, भले ही मैं यहाँ से कभी जिंदा बाहर न निकल पाऊं, पर अपनी सजा के दौरान मुझे इस घर को एकदम साफ रखना है। झाड़ू पोछा करना है, मस्किटोज पकड़ने हैं और भी न जाने क्या क्या। उस छोटी स्पाइडर ने अपने पैरों पर गिनना शुरू किया और जब एक पैर से काम नहीं चला तो उसने दूसरा पैर उठाकर गिनती जारी रखी। फाइनली वो बोली, जो बात मैं तुम्हें अपने ड्रीम में बताना चाहती थी वो ये है कि वो थोड़ी शर्माते हुए बोली, नॉर्मल टाइम्स में अचानक मेरे बैक साइड को टच मत किया करो, वो बहुत सेंसिटिव है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। भाई, कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए ढलना पड़ता है। अगर उसे इस इंसान के सामने झुकना भी पड़े तो वो इसके लिए तैयार थी। उस छोटी स्पाइडर ने सिर उठाया और मेरी हिचकिचाती हुई नजरों से नजरें मिलाईं। उसने धीरे से अपना चेहरा छुपाया और बड़े समझौते वाले अंदाज में फुसफुसाते हुए बोली, लेकिन अगर तुम सच में उसे टच करना ही चाहते हो तो कम से कम मुझे पहले बता दिया करो, ताकि मैं खुद को साइकोलॉजिकली तैयार कर सकूं। तभी मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम अवेक हो गया और भाई साहब, मेरे साइड टेबल पर कागज का एक टुकड़ा रखा था जिस पर गंदी सी हैंडराइटिंग में 2 लाइनें लिखी हुई थी, हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार। अगर ज्यादा टच करोगे तो मुझे डर लगेगा, और हाँ, अगर टच किया तो तुम्हें इस स्पाइडर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तुम्हारी रू यान। उस छोटी स्पाइडर के इस हद से ज्यादा सीरियस नोट ने तो मुझे किसी गुंडे जैसा फील करा दिया। भाई, मैं एकदम खामोश रह गया। फिर मैंने बिना कुछ बोले हाथ में इलेक्ट्रिक रैकेट थामा और पुराने मोहल्ले के पेड़ों के नीचे दौड़ दौड़ कर ढेर सारे मच्छरों का शिकार कर डाला। पर जब मैं वापस आया तो वो छोटी स्पाइडर न जाने कहां गायब हो चुकी थी। बस वहां झूले पर उसका बुना हुआ एकदम साफ जाला हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। मेरी इंटेंशन तो सच में बहुत अच्छी थी। मैं उस स्पाइडर को एक सरप्राइज देना चाहता था। पर भाई साहब, जैसे ही मैंने उसकी टॉयल यानी झाले पर वो खाना फूड रखा, वो जाला पूरा का पूरा ढह गया। ऊपर से हवा का एक ऐसा तेज झोंका विंड आया कि सब कुछ उड़ा ले गया और वो झाला बिना कोई नामो निशान छोड़े सीधे नीचे वाले फ्लोर पर जा गिरा। मैंने एकदम सपाट चेहरा बनाकर अपने होंठ भींचे और मेरे मुंह से बस यही निकला, अबे ये क्या बकवास है। फिर जब मैंने अपना सिर घुमाकर देखा तो वो छोटी स्पाइडर वहां एक सूरजमुखी के बीच में बैठकर आराम से पानी पी रही थी। भाई, मैं तो एकदम सन्न रह गया, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फिर एक छोटे से सन्नाटे के बाद उस छोटी स्पाइडर से और कंट्रोल नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता तो साफ बोल दिया करो ना, मेरा जाला क्यों तोड़ा। वो छोटी स्पाइडर अंदर से पूरी तरह टूटकर वहां से भाग गई। भाई, वो गुस्से के मारे इतनी आग बबूला थी कि उसके सारे बाल खड़े हो चुके थे, पर इतनी चिढ़ी होने के बावजूद वो मुझ पर झपटी नहीं। पर तभी अगले ही पल हवा में एक सफेद रोशनी चमकी और वो छोटी स्पाइडर एक ह्यूमन में बदल गई। सही सही बताऊं तो वो एक पतली सी लड़की बन गई जो आधी ह्यूमन थी और आधी स्पाइडर। उसी मोमेंट वो छोटी स्पाइडर पीछे मुड़ी। मेरी नजर अचानक उसकी घबराई हुई पर बेहद खूबसूरत आंखों पर पड़ी, जिनकी नॉर्मल आंखों के ऊपर भी छोटी छोटी संयुक्त आंखें, कंपाउंड आईज थीं। उसकी ब्यूटी सच में बड़ी अजीब और अट्रैक्टिव थी। भाई, मैंने देखा कि वहां एक पॉकेट पाउच जैसी जगह थी जिसमें वो खुद को छुपाने की पागलों की तरह कोशिश कर रही थी, पर अपने साइज की वजह से वो उसमें घुस नहीं पा रही थी। तो भाई, मैं तो एकदम ख्यालों में खो सा गया। मैंने बड़े दोस्ताना अंदाज में उसकी पीठ के पैटर्न्स, मोटिव्स को टच किया और धीरे से उसकी बॉडी को ऊपर उठाया। उसके बदन का वो मखमली एहसास भाई साहब गजब का सॉफ्ट था। क्या डिटेलिंग थी उसके पैटर्न्स में। ये टच पाते
ही रुयान एकदम शांत हो गई। कंसंट्रेशन की वजह से उसकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं। मैंने उसे बड़े आराम से छुआ। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके गाल कुदरती तौर पर एकदम लाल हो चुके थे। वो बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी इस अजीब और शर्मिंदगी भरी आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींचा। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी अभी क्या कर दिया है, मैं पागलों की तरह उससे माफी मांगने लगा। सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। वो लड़की गुस्से में अपने होंठ चबाने लगी ताकि उसके मुंह से कोई अजीब आवाज ना निकल जाए। देखा जाए तो मेरे अंदर की जो इच्छा अचानक जाग उठी थी, उसमें कुछ भी गंदा या गलत नहीं था। मैं तो बस उसकी उस स्पाइडर वाली बैक साइड फेसेस को पकड़ना चाहता था। आखिर में उसने हार मान ली। उसकी गोल स्पाइडर वाली बैक साइड का आधा हिस्सा बाहर की तरफ दिख रहा था। उसने अलमारी अरमोयर में से एक पोस्ट इट निकाला जिस पर उसने स्पाइडर की लैंग्वेज में लाल इंक से बड़े ध्यान से एक लाइन लिखी थी जो अंडरलाइन और बोल्ड थी। मैं वहां जो कुछ भी देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था, पर भाई बैड लक देखो, मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने अपना एक हाथ बाहर निकाला, गुस्से में उस पेपर को फाड़ा और उसके नीचे एक टूटी फूटी ट्रांसलेशन लिख दी। उसने उसे ऐसी जगह चिपकाया जहां वो साफ दिखे। इंसानों का आना मना है, इंटरडिट ओज ह्यूमन। चलो कम से कम ये तो समझ आ रहा था। वो बड़ी ढीली सी आवाज में बोली, मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा हूं, पर ये मेरी अलमारी है और वैसे भी तुमने मेरी बैक साइड को टच किया है, तो अगर मैं तुम्हारी अलमारी में छुप रही हूं तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने बड़े दिल से उससे माफी मांगी। सॉरी यार तुम्हारी बैक साइड टच करने के लिए, पर तुम रुको जरा, थोड़ा वेट करो। मैंने उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तुरंत ऑनलाइन एक स्पाइडर नेस्ट यानी मकड़ी का घोंसला ऑर्डर कर दिया। अलमारी के अंदर छुपी वो लड़की एकदम शॉक रह गई। तुमने मेरा घर तोड़ा और ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। एक तो तुम अपनी गलती नहीं मान रहे, ऊपर से आंखें मटकाकर ये सब बोल रहे हो। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? भाई मुझे उसकी बातें ठीक से सुनाई नहीं दी। मुझे तो बस ऐसा लगा जैसे दुनिया को लेकर मेरी जो समझ थी वो पूरी तरह रीसेट हो चुकी है। मैं खुद को शांत करने के लिए लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आया। आखिरकार भाई वो बस बात करने वाली स्पाइडर ही तो थी जो अब आधी ह्यूमन और आधी स्पाइडर लड़की बन चुकी थी। किसी भूत गोस्ट को झेलने से तो ये बहुत आसान था। मैंने जल्दी ही खुद को मना लिया। कुछ ही देर बाद एक्सप्रेस डिलीवरी से वो स्पाइडर नेस्ट घर पहुंच गया। मैंने बड़े संभल कर अलमारी के दरवाजे को खटखटाया। वो छोटी स्पाइडर जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था, खुद को बचाने के लिए हाथ में एक कपड़े टांगने वाला हैंगर सिंट्री थामे खड़ी थी। वो शांत दिखने का नाटक करते हुए बोली, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मैंने बड़े संकोच के साथ वो स्पाइडर नेस्ट हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है, देखो क्या ये तुम्हें पसंद आया? और भाई साहब ठीक उसी मोमेंट हम दोनों के दोनों वहीं एकदम सुन्न होकर जम गए। फटक से वो सिंथरी नीचे गिर गया। भाई उस लड़की ने आनन फानन में उसे नीचे से उठाया और हवा में ऐसे हिलाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि उसने उसे ठीक से पकड़ा भी नहीं था। मैं तो एकदम बेवकूफों की तरह खड़ा रह गया। मैं सोचने लगा कि क्या ये मुझे मारने वाली है। खैर उस लड़की ने वो नया घर एक्सेप्ट कर लिया जो मैंने उसे गिफ्ट किया था और अपनी स्पाइडर वाली लाइफ में पहली बार इंसानों वाला खाना खाया। वो इतनी खुश थी भाई कि उसके पेट पर जो मखमली बालों के 2 गुच्छे थे वो मजे से मटकने लगे। मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर आखिरकार मैंने अपना मुंह खोला और पूछा, तो क्या सच में सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी बैक साइड को टच किया था तुम अब मेरी हो चुकी हो? वो लड़की एक सेकंड के लिए रुकी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वो मेरी तरफ न देखे और बड़ी दबी आवाज में बोली, और भाई साहब उसके कान के निचले हिस्से धीरे धीरे एकदम लाल होने लगे। वो आगे बोली, वैसे तो मुझे यहाँ अपनी सजा काटनी थी, पर तुमने मेरी बैक साइड को टच कर दिया, जिसका मतलब ये है कि तुमने मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। अब जब मुझे मकान मालिक का अप्रूवल मिल गया है तो मैं तुम्हारी स्पाइडर हूँ। अब मैं स्पाइडर लॉ के फैसलों से पूरी तरह आजाद हूँ। भाई मुझे अचानक सारा माजरा समझ आ गया। अब मेरा थैंक्स करने के लिए उस लड़की ने और ज्यादा जोश के साथ घर के कीड़े मकोड़े साफ करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो वो आधी रात को सीधे मेरे बेड पर चढ़ जाती थी और जैसे ही पकड़ी जाती बिजली की स्पीड से भागती। वो कीड़ों को अपने जाले के रेशम में लपेटकर बाहर फेंक देती और फिर मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कंबल के ऊपर से ही धीरे धीरे थपथपाने लगती। सॉरी यार मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई, मैं बस अभी जा रही हूँ, तुम सो जाओ। भाई अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं तो वो सीन ऐसा था जैसे कोई आधी ह्यूमन एंड आधी स्पाइडर लड़की बड़े अजीब और अनाड़ी तरीके से मुझे थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रही हो। सच में बड़ा अजीब और कंफ्यूजिंग सा एहसास था वो। शुरू में तो उस लड़की की आदतें एकदम स्पाइडर जैसी ही थीं, पर धीरे धीरे उसने अनाड़ी तरीके से मेरी नकल करना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद वो फिर से एक छोटी स्पाइडर बन जाती, अपने जाले के धागों से अपने दांत साफ करती और अपने ही पैरों को चबाने लगती, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। भाई उस छोटी स्पाइडर के पास चबाने के लिए 8 पैर थे तो वो हमेशा काफी बिजी रहती थी। मैं उसे काफी देर तक देखता रहा। फिर उस छोटी स्पाइडर ने मुझे नोटिस किया और वो हिचकिचाते हुए रुक गई। उसकी आंखें एकदम चमकदार और मासूम थी। मैंने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम सच में बहुत गंदी हो, अपने पैर तक नहीं धोती। वो स्पाइडर एकदम कंफ्यूज होकर अपनी आंखें झपकाने लगी। वैसे भाई सच बताऊं तो एक छोटी स्पाइडर की आंखों में देखना बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि
तब तुम्हें समझ आता है कि वो कितनी इनऑफेंसिव है। उसकी वो बालों वाली आंखें चुपके से इस ह्यूमन को देख रही होती हैं। वो अपना एक पैर उठाती है और उसका वो बड़ा सा बैक साइड देखने में सच में बहुत एडोरेबल लगता है। वो धीरे से बोली, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो छोटी स्पाइडर कान तक लाल हो गई और उसने एक हल्की सी आवाज निकाली। वो शर्माती हुई अपने बिखरे बालों के साथ वहां से दूर चली गई। उस स्पाइडर को देखकर मेरी हंसी छूट गई भाई, जिसे असल में तो अपने घोंसले में गोल मटोल होकर पड़े होना चाहिए था। वो फिर से एक लड़की का रूप ले लेती है और अपना बाथ लेने के बाद बड़े नेचुरल तरीके से रेशम का एक कंबल बुनने लगती है। लियोरू यान की सीखने की कैपेसिटी सच में कमाल की थी भाई। वो बोली, गुड नाइट डियर, किसी दिन मैं तुम्हें इन कपड़ों के लिए थैंक्स करूंगी। प्लीज आज रात मुझे तुम्हारे कमरे के दरवाजे के सामने फर्श पर सोने की परमिशन दे दो। वैसे मेरा नाम लियोरू यान है। और तुम्हारा? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम फान युआन है। अगली दिन उस समझदार लड़की ने घर का सारा झाड़ू पोछा और साफ सफाई निपटा दी। फिर वो मेरे पास आई, पर इस बार वो हमेशा की तरह शर्मा नहीं रही थी। अपनी आधी ह्यूमन और आधी स्पाइडर वाली फॉर्म को बरकरार रखते हुए उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, जैसे कोई गहरे पानी में कूदने जा रहा हो, और मेरी तरफ मुड़कर बोली, मैं अपनी जुबान की पक्की स्पाइडर हूँ। तुमने कहा था हफ्ते में 3 बार और अब पूरा 1 महीना हो चुका है, तो टोटल 12 बार का कोटा बनता है। फान युआन, तुम टच कर सकते हो। भाई सच कहूँ तो मैं उससे कहना चाहता था, कॉमरेड लियोरू यान, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जैसे ही मेरी नजर उसके उस एकदम गोल मटोल स्पाइडर वाले बैक साइड पर पड़ी, मेरे होठों तक आया इनकार वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। ही मेरी नजर उसके उस एकदम गोल मटोल स्पाइडर वाले बैक साइड पर पड़ी, मेरे होठों तक आया इनकार वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। मुंह से बाहर ही नहीं निकला। उस स्पाइडर का बैक साइड सच में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था भाई। तो बस मैंने टच कर दिया। उस लड़की ने अपनी पलकें झपकाते हुए अपनी सहमति दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस स्पाइडर के जो 2 कतई अंग थे वो छूने में बेहद सॉफ्ट थे। 2 बार सहलाने के बाद मेरा हाथ अपने आप उसकी बैक साइड पर जाकर चिपक गया। वो मखमली एकदम गोल मटोल और कड़क बैक साइड मेरी उस अजीब सी छूने की इच्छा को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा था भाई। आखिरी बार सहलाने के बाद रूयान की पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसके 8 के 8 पैर एकदम ढीले पड़ गए। उसने अपना सिर बड़े प्यार से मेरे कंधे पर टिका दिया और बिना किसी गुस्से या धमकी के दबी आवाज में मेरा नाम पुकारा, फान युआन। रूयान कहती है, फैन युआन, अगली बार मैं तुम्हें इतनी छूट बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं थोड़ा सा सकपका गया, पर भाई उसकी ये बात सुनकर तो मैं अंदर से और भी मोटिवेट हो गया कि चलो अगली बार का चांस तो कंफर्म है। अपने रिफ्लेक्स के मारे मैंने बिना सोचे समझे उसके बालों को उल्टी डायरेक्शन में सहलाना शुरू कर दिया। उस लड़की के स्पाइडर वाले पैर तुरंत मुड़े और उन्होंने मुझे चारों तरफ से ऐसे जकड़ लिया जैसे वो खिलौने पकड़ने वाली मशीन के पंजे होते हैं ना भाई, बिल्कुल वैसे ही। भाई साहब बड़ा मजा आ रहा था, तो मैंने मजे लेते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हें एक बार और टच करूं तो? उस लड़की ने मुझे एकदम गुस्से वाली लुक दी, पर भाई उस घूरने में कोई धमकी नहीं थी। वो बोली, छोड़ो मुझे ओए डरपोक, और फिर उसने अपना सिर घुमाया और सीधे मेरे कंधे पर काट लिया। भाई मैं तो एकदम सन्न रह गया और मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। वो लड़की उठकर खड़ी हुई, अपने वो बिखरे मशरे बालों को ठीक किया और बोली, बेटा एटीट्यूड तो मुझ में भी कूट कूट कर भरा है। लियोरू यान की इस मासूमियत और सीधेपन का फायदा उठाकर मैं ये कहने ही वाला था कि भाई ये पर्सनल मामला अब दोस्ती की हदों को पार कर चुका है, क्योंकि मैं उसके उस गोल मटोल स्पाइडर वाले बैक साइड को आराम से तब तक टच कर सकता हूँ जब तक कि अचानक मेरी मम्मी हाथ में सब्जियों की टोकरी लिए सीधे घर के अंदर नहीं आ धमकती। और भाई साहब सबसे बड़ा झटका देखो, उनके ठीक पीछे खड़ी थी मेरी वही पुरानी अरेंज डेट वाली लड़की किया। मेरी मम्मी बोली, अरे मैं बाहर शॉपिंग करने गई थी, वहां मुझे किया मिल गई। ये कह रही थी कि पिछली बार तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी हो गई थी और तुमने इसे ब्लॉक कर दिया था, इसलिए ये आज तुमसे सीधे माफी मांगने आई है। किया का वो शरीफ और प्यारा सा चेहरा देखते ही भाई साहब मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने तुरंत अपना फोन झपटा और अपनी मम्मी के मुंह पर ही धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी मम्मी एकदम शॉक रह गई और गुस्से में चिल्लाई, अरे ये क्या बदतमीजी है बेटा, जल्दी दरवाजा करो, खोलो। बाहर से मुझे किया कि वो मक्खन जैसी मीठी आवाज सुनाई दे रही थी जो मेरी मम्मी को शांत करा रही थी। आंटी शायद फान युआन मुझसे मिलना नहीं चाहता, मैं सामान यहीं रख देती हूँ और चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। पर मेरी मम्मी कहाँ मानने वाली थी भाई, अरे ऐसे कैसे, तुम बिना खाना खाए यहाँ से नहीं जाओगी। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे अभी आमने सामने बैठकर क्लियर करेंगे। मुंह भगवान ने समझाने के लिए ही तो दिया है। भाई मेरी तो तगड़ी वाट लग गई। उस चुड़ैल को अब पता चल गया था कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और अपनी मम्मी को तुरंत मैसेज भेजा कि कोई भी बहाना बनाओ और इसे यहाँ से रवाना करो। पर मेरी मम्मी ने और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, फान युआन दरवाजा खोल। अब वो आधी ह्यूमन और आधी स्पाइडर लड़की ये बखेड़ा सुनकर बाहर आ गई। वो कोई कपड़ा पहनने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ भाई, उसके वो 2 कथई अंग एकदम गहरे काले और बैंगनी रंग के चमक रहे थे। उसके हाथों में एक सफेद रंग का सॉफ्ट वूलन स्वेटर था। भाई साहब अचानक मेरे सिर में भयंकर दर्द होने लगा। मतलब घर में पहले से ही ऐसी अजीब सिचुएशन थी, एक आधी ह्यूमन लड़की, अब इसे छुपाऊं कैसे। मैंने फुसफुसाते हुए उससे कहा, दरवाजे के पीछे मेरी मम्मी है और साथ में वो सिरदर्द पुरानी लड़की भी है। तुम्हारा ये लुक इस वक्त सही
नहीं है। तुम या तो वापस पूरी स्पाइडर बन जाओ या फिर पूरी तरह ह्यूमन में बदल जाओ। मुझे डर है कि वो तुम्हें इस रूप में देखकर डर जाएंगी और सीधे पुलिस को बुला लेंगी, फिर वो तुम्हें रिसर्च के लिए उठा ले जाएंगे। लियरू यान एक सेकंड के लिए ठिठक गई। उसने जल्दी से स्वेटर साइड में रखा और बोली, ठीक है भाई। जैसे ही उसने ये कहा, बैंग, वो आधी ह्यूमन और आधी स्पाइडर लड़की अब पूरी तरह से इंसान बन गई। हम दोनों ने बस एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, पर भाई मेरी नजर न चाहते हुए भी सीधे उसकी नाजुक कॉलर बोन्स पर जा पड़ी। भाई साहब, सीन ये था कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। कॉलर बोन्स के नीचे तो मानो एकदम पवित्र रोशनी चमक रही थी। मैंने घबरा कर कहा, अरे तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो बोली, मैं किसी ड्रामा की कोई परी नहीं हूँ कि चुटकी बजाकर कपड़े बना लूं, और न ही मुझे ऐसे नंगे घूमने का कोई शौक है। हड़बड़ी में मैंने उसे बेडरूम की तरफ धकेला, पर जैसे ही मेरा हाथ उसकी गर्म स्किन से टच हुआ, मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जल्दी अंदर जाओ और कपड़े पहनो। लियरू यान का मन नहीं था। वो मुंह बनाकर बोली, मेरा मन नहीं है ऐसे कपड़े पहनने का जो मेरी इस फ्रेशनेस में रुकावट डाले। ठीक उसी मोमेंट दरवाजे के लॉक में मेरी मम्मी की चाबी घूमने की आवाज आई और मेरी बुरी तरह फट गई। भाई, मैंने कहा, कमरे में मेरा पाजामा रखा है, काफी गर्म है, उसी से काम चला लो, जल्दी करो, वो अंदर आ रही हैं। ठीक है ना? उसने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए बड़ी डीली आवाज में जवाब दिया। लियरू यान ने अपनी पलकें झपकाई, एक सेकंड के लिए रुकी और कमरे के अंदर जाने से पहले वो पीछे मुड़े बिना रह नहीं पाई। उसने मेरी गाल पर उंगली से चिकोटी काटी और बोली, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? भाई साहब, देख रहे हो? वो आखिरी सेकंड में भी मुझसे ये पूछने की हिम्मत कर रही थी। मैंने उसे कमरे के अंदर धक्का दिया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। ठीक अगले ही सेकंड मेरी मम्मी हाथ में सब्जियां लिए घर के अंदर एंटर करती हैं। उनके पीछे पीछे वो किया भी अंदर आती है और पूछती है, तुम ये क्या कर रहे थे? वो अपनी लोमड़ी जैसी शातिर नजरों से पूरे कमरे को स्कैन करने लगती है, जैसे उसने भांप लिया हो कि यहाँ माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बहुत ही बारीक बदलाव हुए हैं। मेरा कमरा कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा और सलीके से सेट था, जो कि बिल्कुल भी मेरा नॉर्मल स्टाइल नहीं था। मैं चीजें बिखरा कर रखता हूँ पर गंदगी नहीं फैलाता। मम्मी ने आते ही ताना मारा, क्यों रे, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला था? बदतमीज, मुझे बाहर खड़ा रखता है, खुद को बहुत शातिर समझने लगा है क्या? मम्मी ने मुझे एक हल्की सी चपत लगाई, अपना एप्रन पहनकर सीधे किचन में चली गई। किया ने हेल्प करने का नाटक करना चाहा, पर मम्मी ने उसे रोक दिया। अरे बेटा, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो जाओ, पहले उसे क्लियर कर लो। डिनर में लेट नहीं होना चाहिए। मौका देखते ही किया तुरंत मेरी तरफ लपकी। फान युआन, चलो बात करते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने कहा, मुझे लगा था कि पिछली बार मैंने एकदम साफ साफ कह दिया था, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सिर्फ तुम्हारी सोच की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से भी। अगर तुम दूसरों के सामने अपनी थोड़ी बहुत इज्जत और डिग्निटी बचाकर रखना चाहती हो तो मुझे हरास करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे पुराने कारनामे सबके सामने लाने में और तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। भाई सुनो, ये बंदी बाहर से जितनी सीधी और मासूम दिखती है ना, असलियत में इसका ऑब्जर्वेशन उतना ही खतरनाक है। इसका इमोशनल आईक्यू और बात करने का तरीका एकदम नेक्स्ट लेवल है। दूसरों के सामने ये हमेशा एक परफेक्ट लड़की का रोल प्ले करती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि अकेले में ये एक नंबर की साइको है जो लड़कों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। मुझे लगा कि इतनी खरी खोटी सुनने के बाद किया इतनी समझदार तो होगी कि बात को यहीं खत्म करके चुपचाप पतली गली से निकल लेगी, पर भाई साहब वो तो मुस्कुरा दी। बिना किसी डर के उसने मेरे उस एक तरफा इनकार को एक रोमांटिक स्टोरी में बदल दिया, जैसे सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ हो। वो बोली, सबके सामने लाओगे? अरे मैं बस उस आदमी के सामने खुद को रोक नहीं पाई जिससे मैं प्यार करती हूँ। बस एक पल के लिए मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, दैट्स इट। भला जिससे प्यार करो उसे किस करना कोई क्राइम है क्या? भाई, उसकी ये बेशर्मी और घटिया दलीलें सुनकर मैं एकदम शॉक रह गया। मुझे इतना भयंकर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। अरे, एक लड़के की मर्जी के बिना उस पर जबरदस्ती करने को तुम सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल इंपल्स कह रही हो। मैंने गुस्से में कहा, किया तुम सच में एक नंबर की बेशरम औरत हो। ये सुनकर किया ने अपना सिर नीचे झुका लिया, पर भाई वो एक अजीब तरीके से एक्साइटेड हो रही थी, जिसे देखकर डर के मारे मैं वहीं जम गया। आज मैंने सच में वो अजीब सा डर महसूस किया कि जैसे आप किसी को थप्पड़ मारना चाहते हो, पर आपको डर हो कि कहीं वो बंदा आपका हाथ ही ना छाट ले। वो मुझे वर्बली प्रोवोके करते हुए बड़ी अजीब सी निराश आवाज में बोली, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? भाई, गुस्से के मारे मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मैंने सीधे दरवाजे की तरफ उंगली दिखाई और चिल्लाया, निकल यहाँ से, भाग। बाहर का ये शोर सुनकर आखिरकार मम्मी रसोई से बाहर आ गईं। अरे क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है तुम दोनों ने? वो हाथ में स्पैटुला लिए बाहर आई तो उन्होंने देखा कि मैं चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। दूसरी तरफ किया ने अपना
अपना सिर नीचे झुका रखा था और एकदम बेचारी बनने का नाटक करते हुए बोली, आंटी कुछ नहीं हुआ, बस हमारे विचारों में थोड़ा डिफरेंस है। फान युआन थोड़े ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। भाई साहब क्या टॉप क्लास की एक्टर थी वो। गुस्से के मारे मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने कहा, मम्मी ये नाटक कर रही है। मम्मी बोली, फान युआन तमीज से बात करो। किया ने अपना वो शरीफों वाला कैरेक्टर इतने परफेक्ट तरीके से मेंटेन कर रखा था कि मेरी मम्मी भी इंस्टिंक्टिवली उसकी साइड ले रही थी। मैंने कहा, मम्मी तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही। भाई मैं एकदम स्पीचलेस हो गया। ये बंदी ड्रामा क्वीन थी साली। दूसरों के सामने वो हमेशा एकदम भोली भाली दिखती थी और भाई वो दिखने में भी कोई कम नहीं थी। एकदम बढ़िया पर्सनैलिटी, हाइट पूरे 1.70 मीटर और आवाज भी एकदम सुरीली। मुझे हमारी फर्स्ट मीटिंग याद आ गई भाई। शुरुआत में तो उसने मुझ पर भी जादू सा कर दिया था। असल में मुझे ये अरेंज्ड डेट्स से सख्त नफरत थी और मुझे लगा था कि कोई अजीब सी ही लड़की मिलेगी। इस डर से कि कहीं वो मुझे पसंद ही ना कर ले, मैंने जानबूझकर एक दिन पहले अपने बाल एकदम अजीब तरीके से कटवा लिए थे। पर जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा आधा गुस्सा तो वहीं ठंडा हो गया। हमारी पहली मुलाकात में उसने खुद बड़े सीधेपन से कहा था, सॉरी यार तुम्हें यहाँ आना पड़ा, मुझे पता है फैमिली के प्रेशर में तुम्हें मुझसे मिलना पड़ रहा है। उसने मुझे बताया कि वो खुद भी इसी सिचुएशन में है और उसने एक प्रपोजल दिया, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का कवर बन जाएं, क्या ख्याल है। उस वक्त उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। वो पहली मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई और भाई साहब बिल भी उसी ने पे किया था। जाते जाते बोली, आज आने के लिए थैंक यू। सूट पहनकर आना दिखाता है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो। ये सब देखकर मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। अगली 2 मुलाकातों में हम काफी कैजुअल हो गए थे। मुझे लगा था कि मुझे एकदम परफेक्ट पार्टनर मिल गई है, पर भाई किसे पता था कि वो साली आस्तीन का सांप निकलेगी। धीरे धीरे उसने जबरदस्ती फिजिकल कॉन्टैक्ट्स और अजीब अजीब इशारे करने शुरू कर दिए। तब जाकर मुझे उसकी असलियत पता चली। वो जो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर यानी एक नकली सा माहौल उसने बना रखा था ना, वो आखिरकार तब टूटा जब उसने मेरी सबसे गहरी इच्छाओं को हाथ लगाने की कोशिश की। मैं सच में बहुत चिढ़ गया था। मैं यानी फान युआन, मैंने अपनी आंखें नीचे की और देखा कि वो मुझे लगातार टकटकी लगाकर घूर रही थी। मुझे उसका वो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के बड़े रूखे ढंग से उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारा इस तरह देखना सच में बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ही गंदा और एकदम अजीब सा। पर किया धीरे से मुस्कुराई और भाई उसके मुंह से जो बातें निकली ना, उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो बोली, फान युआन अब मैं खुद को और नहीं छुपाना चाहती। हमारी पिछली मुलाकातों में मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक चांस लेना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपना चेहरा मेरे और करीब ले आई। भाई सुनो, उस वक्त मैं उसकी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ था। उसने बड़ी सीरियस होकर अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और फिर से वहीं रट लगाई। मैं ट्राई करना चाहती हूँ और अपना चेहरा बिल्कुल मेरे पास ले आई। एक पल के लिए तो मैं उसका चेहरा देखकर सुन्न सा हो गया भाई, पर मेरे रिफ्लेक्स ने तुरंत काम किया और मैंने झटके से अपना सिर पीछे खींचा। बिल्कुल नहीं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में सिर्फ कुछ ही बार मिले हैं। मैंने कभी कोई ऐसा गलत इशारा नहीं दिया। तुम जो अभी कर रही हो वो मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मैं उन लौंडों में से नहीं हूँ जो अपने दिमाग की जगह अपनी बॉडी से सोचते हैं। पर भाई साहब उस साली ने जैसे अपने कान ही बंद कर लिए थे। मेरे साफ इनकार को इग्नोर करते हुए उसने अगले ही पल सीधे मुझे किस कर लिया। भाई मैंने आव देखा ना ताव रिफ्लेक्स में खींचकर उसके चेहरे पर एक जोरदार स्लैप जड़ दिया। फिर गुस्से में तमतमाते हुए मैंने अपने गाल को पूंछा और चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें इसकी परमिशन दी थी। अगर मैंने सही टाइम पर अपना सिर पीछे नहीं हटाया होता ना भाई, तो वो सिर्फ मेरे गाल को टच नहीं करती, कुछ और ही बखेड़ा खड़ा कर देती। उसने थप्पड़ की वजह से दर्द से लाल हो रखे अपने गाल को सहलाया। वो होश में तो आई, पर भाई उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्साइटमेंट और पागलपन साफ दिख रहा था। वो बोली, तुमने मुझे मारा? तुमने सच में मुझे थप्पड़ मारा? असल में भाई इससे पहले जितने भी लड़के थे वो उसके इस किस के आगे तुरंत घुटने टेक देते थे, पर यहाँ मैं अकेला था जिसने बिना किसी झिझक के सीधे थप्पड़ मार दिया था, जिसने उस साइको को उसकी औकात दिखाई थी। मैं जैसे ही कार से बाहर निकलने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलने लगा, किया ने मुझसे भी ज्यादा स्पीड दिखाई और सीधे मेरी तरफ एक टेजर करंट मारने वाला हथियार तान दिया। भाई लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये साइको औरत कितनी डेंजरस है। वो बोली, फान युआन जाओ मत, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। ये कहकर उसने अपना सिर जबरदस्ती मेरी गर्दन में घुसा दिया और मुझे सीट पर दबोच लिया। मुझे साफ फील हो रहा था कि किया किसी नॉर्मल दुनिया की बंदी नहीं है, वो किसी अबनॉर्मल सर्कल से जुड़ी है। वो पागलों की तरह मेरी खुशबू सूंघते हुए बड़बड़ाने लगी, टायरनी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे शांत होने दो, मैं शांत हो जाऊंगी। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपनी बॉडी पर टच कराने लगी। वो मुझे और आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रही थी। वो बोली, तब तक तुम शायद मुझे थोड़ा और जानने की कोशिश कर सकते हो। भाई मैं अंदर से बुरी तरह डर गया था। मुझे लगा जैसे मेरा हाथ गंदा हो रहा है।
मैंने बिना उस टेजर की परवाह किए उस पर कई वार किए, उसे पीछे धकेला और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकला। इस कांड के बाद मुझे समझ आया कि ये औरत कितनी ज्यादा सिक है। जब मैं घर आया तो इस डर से कि कहीं मम्मी पापा कुछ गलत न समझ लें, मैंने इस कहानी के बहुत सारे डिटेल्स छुपा लिए और बस इतना कहा कि उसका दिमाग ठीक नहीं है और मैं उससे आगे नहीं मिलूंगा। पर भाई, किसे पता था कि वो इतनी ढीठ निकलेगी। उसने मम्मी के सामने आकर इस बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जैसे हमारा बस छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ हो। जैसे मैं पहले उसकी इस झूठी शराफत से चिढ़ता था, अब मेरी मम्मी भी उसके इस ड्रामे से चिढ़ रही थी। मैं गुस्से से पागल हो रहा था, पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किया ने फिर से मेरी मम्मी को अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाना शुरू कर दिया था। आंटी कोई बात नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। पर अभी फान युआन की आवाज सुनकर मैं थोड़ी हैरान रह गई। वो ऐसे रुक रुक कर बोल रही थी जैसे वो मेरे सारे गुनाहों पर पर्दा डाल रही हो, जिससे मैं मम्मी की नजरों में और भी ज्यादा बदतमीज लगूं। मम्मी तुरंत चिल्लाई, देखो किया को, वो अभी भी तुम्हारा साथ दे रही है। इससे पहले कि मम्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक मेन गेट के पास से एक आवाज आई। ल्यूरू यान मेरे पजामा में वहां खड़ी थी और उसने बड़े भोलेपन से आवाज लगाई, मम्मी। भाई साहब, इस एक शब्द ने वहां खड़े हम तीनों को, जिसमें मैं भी शामिल था, एकदम शॉक कर दिया। मैंने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे समझ आ गया कि इस मकड़ी लड़की को अभी दुनियादारी सिखाना बहुत बाकी है। मैंने धीरे से बुदबुदाते हुए उसे टोका, अरे ओ नटखट लड़की, ये मेरी मम्मी है, तुम्हें इन्हें आंटी बोलना चाहिए। पर ल्यूरू यान ने अपना टोन एकदम कड़क किया। वो चुपके से एक कदम आगे बढ़ी और मेरे और किया के बीच में आकर खड़ी हो गई। वो बोली, हम दोनों का रिश्ता अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि तुम्हारी मम्मी को मैं भी मम्मी बुला सकती हूँ। ये सुनते ही किया का वो नकली रोना उतरा और उसका चेहरा एकदम फ्रीज हो गया, क्योंकि रूयान ने सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जैसे ही मम्मी रसोई से बाहर गई, तुमने अपनी आंखें नीचे झुका ली और विक्टिम बनने का नाटक करके शिकायत करने लगी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। भाई साहब, ये सुनते ही किया का चेहरा एकदम देखने लायक हो गया था। बिल्कुल सड़ गया उसका मुंह। रूयान ने उस पर एक एकदम ठंडी लुक डाली और अपनी आंखें घुमा ली। वह कड़क आवाज में बोली, जिसे मैं मम्मी बुला रही हूँ ना, तुम उन्हें सिर्फ आंटी बोल सकती हो, समझे? क्या ख्याल है? भाई सुनो, ये वही लड़की थी जिसे मैंने उसकी बैक साइड टच करने के बाद अपना अप्रूवल दिया था, पर मेरी मम्मी को मेरी ये भविष्यवाणी थोड़ी बचकानी लगी थी। खैर, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए सीधे बोल दिया, मम्मी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर क्या था भाई, ल्यूरू यान ने बड़े नेचुरल तरीके से अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और मम्मी के हाथ में जो सामान था वो खुद थाम लिया। असल में मुझे इन दिनों उसका इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली से करवा देना चाहिए था, पर यार हमेशा कुछ ना कुछ पंगा हो ही जाता था। रूयान मम्मी से बोली, मम्मी आप फान युआन का नेचर तो जानती ही हो ना, वह बिना किसी वजह के किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता। आप ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। मम्मी ने पहले किया की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम उतर चुका था। फिर ल्यूरू यान को देखा, जो बड़े चाव से मेरा ख्याल रख रही थी और घर का सारा काम संभाल रही थी। आखिर में मम्मी की नजरें मुझ पर टिकी और उन्होंने एकदम कड़क ऑर्डर दिया, मुझे साफ साफ बता, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? किया तो भाई इस सदमे में थी कि मैंने ल्यूरू यान को अपनी गर्लफ्रेंड बोल दिया था। वह एकदम भौचक्की होकर चिल्लाई, झूठ, तुम तो हमेशा से सिंगल रहे हो और पिछले कुछ दिनों से तो तुम घर से बाहर तक नहीं निकले। क्या पता ये लड़की कहाँ से उठकर आ गई है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये बकवास की। तभी मम्मी ने बड़े शक भरे नजरिए से उसे देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा है? भाई सुनते ही किया के तो तोते उड़ गए। वो एकदम फ्रीज हो गई और बात पलटने की कोशिश करने लगी, पर इस बार भाई मैंने उसकी इज्जत की, धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही वह किसी रिश्तेदार के थ्रू आई थी, पर मैंने उसकी बात बीच में ही काटी और बोला, मम्मी ये एक नंबर की पागल औरत है। पिछली बार जब हम बाहर गए थे तब भी ये नॉर्मल नहीं थी, दूसरों के सामने बस परफेक्ट बीवी बनने का नाटक करती है। मैंने शॉर्ट में मम्मी को उस दिन का पूरा कारनामा सुना दिया और भाई साहब बात सुनते ही मम्मी का चेहरा एकदम बदल गया। इतने में ल्यूरू यान खाने की प्लेट लेकर आई और उसके सामने से एकदम टशन में निकलते हुए बोली, पीछे हटो। किया ने हड़बड़ाते हुए मम्मी को समझाने की कोशिश की, आंटी ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर भाई गुस्से और बौखलाहट में उसके मुंह से असली सच बाहर आ गया। वो बोली, जो ये कह रहा है वो सच है, पर आंटी क्या आप अपने वाले के बजाय इस बाहरी लड़की पर यकीन करोगी? और वैसे भी शुरुआत तो मैंने ही की थी, माना मेरी थोड़ी गलती है, पर आप खुद सोचो ना, ये लड़का दिखने में इतना हैंडसम है, गोरा चिट्टा है, इसका जॉब भी स्टेबल है और नेचर भी कितना सॉलिड है। सिर्फ 2 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया था कि यही वो बंदा है जो मुझे चाहिए। मार्केट में ऐसे लड़कों की कितनी डिमांड है, आपको पता है? किया के माथे की नसें एकदम तमतमा रही थी भाई। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर इससे सिचुएशन और खराब होती गई। आखिर में उसने अपने दिल का वो गंदा सीक्रेट उगल ही दिया। वो चिल्लाई, क्या आप नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए? पिछली बार मैंने इसे जबरदस्ती किस किया था और इसका वो डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बड़ा मजा आया था। आपने अपने बेटे को घर से बाहर भेजने के लिए इतनी मेहनत की, वो इसीलिए ना कि ये मेरे साथ रहे और हमारी लाइफ सेट हो जाए। इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी कर पाती, मेरी मम्मी गुस्से में आगाबूला होकर झटके से खड़ी हो गई। पता नहीं कब ल्यूरू यान एकदम सीरियस चेहरा बनाकर मम्मी के पास आई और उसने बड़े नेचुरल तरीके से मम्मी के हाथ में बेलन थमा दिया। मम्मी चिल्लाई, लड़की
लड़की? मैं तुझे कितनी शरीफ समझती थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि तुम दोनों करीब आओ, पर तुम तो निकलो यहाँ से, भागो, तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मम्मी ने धड़ाम से दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे किया सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिरी हो। भाई, मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। किया, जिसकी हाइट पूरे 1.70 मीटर थी और इतनी लंबी लंबी टांगे थीं, मम्मी के एक धक्के से सीधे नीचे जा गिरी। मैंने देखा कि लियू रुयान ने अपनी नजरें नीचे की और चुपके से अपने उंगलियों के इशारे से उन जालों के धागों को समेट लिया जिससे वो किया को कंट्रोल कर रही थी। भाई साहब, तो ये रुयान का जादू था। खैर, वो कुतिया इसी लायक थी। अब मम्मी अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रही थी। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। वो बड़े बेबस तरीके से मेरी तरफ देखकर बोली, क्या मुझसे सच में इतनी बड़ी गलती हो गई? मुझे आजकल के इन बच्चों की मेंटालिटी बिल्कुल समझ नहीं आती। बेटा, मुझे बस इस बात का डर रहता है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारा क्या होगा? मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, तो क्या हुआ मम्मी? मैं घर की चौखट पर बैठकर आपका वेट करूंगा कि आप मुझे लेने आओगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बचपन में करता था। ये सुनते ही मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पर बेटा, मम्मी तब तक जिंदा थोड़ी रहेगी, और वैसे भी आजकल बाहर का जो माहौल है, ऐसी सन की लड़कियां घूम रही हैं, बाहर भी कुछ सेफ नहीं है। ठीक उसी टाइम लियू रुयान ने बिना कुछ बोले मम्मी की तरफ एक रुमाल बढ़ा दिया। मैं थोड़ा टेंशन में था भाई। मम्मी एक सेकंड के लिए हिचकिचाई और उनकी नजरें सीधे उस सफेद रंग के प्यारे से रुमाल पर टिक गईं। तो भाई सुनो, मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला, फिर बोली, चल छोड़, अब इस बारे में और नहीं सोचते। वैसे ये किस चीज का बना है? काफी सही लग रहा है। और हाँ, अभी तूने कहा था ना कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है। भाई साहब, मम्मी ने इतनी अचानक से टॉपिक चेंज किया कि मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। वो तो तुरंत लियू रुयान से बातें करने लगी। जाने से पहले उन्होंने सोफे पर रखा वो स्वेटर बड़े चाव से उठाया जिसे रुयान ने बुना था, और हैरान होकर बोली, अरे ये तूने बनाया है क्या? आजकल ऐसी घरेलू लड़कियां कहाँ मिलती हैं जिन्हें बुनाई आती हो? फिर मम्मी ने मुझसे कान में कहा, इसके साथ अच्छे से रहना, समझे? इसकी कम उम्र का फायदा मत उठाना। ये लड़की सच में एक परफेक्ट होममेकर है जो पूरा घर संभाल सकती है। मम्मी के जाने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान सामने खड़ी उस लड़की पर लगाया। मैंने पूछा, ये किया के साथ क्या सीन था भाई? वो औरत जो दूसरों के सामने हमेशा अपनी इमेज बनाकर रखती है, वो अपनी मर्जी से अपने दिल का काला सच ऐसे कभी नहीं उगल सकती। लियू रुयान ने अपनी नजरें घुमा ली, एकदम मासूम सा चेहरा बना लिया और बहाने बनाने लगी। फिर वो धीरे से फुसफुसाई, मेरी जो नॉन ह्यूमन पावर है ना, वो सामने वाले के दिमाग में चल रहे गहरे विचारों को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे वो सच बाहर आ जाता है।